हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, या हम कह सकते हैं प्रतिरक्षी की संरचना। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रतिरक्षी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज की। हम एंटीबॉडीज की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दो टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे, एक तो स्ट्रक्चर और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा इसके प्रकार। तो ध्यान से देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बात हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी इनको बोला जाता है। अगर हम एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी इज ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है? एक प्रकार की ग्लाइको प्रोटीन है। ग्लाइको और प्रोटीन, ग्लाइको का अर्थ होता है कि लिपिड से बनी हुई प्रोटीन, ग्लाइको फॉर लिपिड। और इसमें 4 यानी 4 चेन की बनी होती है, जिसमें 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। हैवी, हम तो लाइट चेन और हैवी चेन कौन कौन सी होती हैं? अगर हम बात करें हैवी चेन की, तो हैवी चेन में पाए जाते हैं 450 अमीनो एसिड्स। वहीं लाइट चेन में 220 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये संख्या भी आपको ध्यान रखनी है। अब 2 हैवी और 2 लाइट होने के कारण इसको H2L2 भी बोला जाता है। H फॉर हैवी, H फॉर हैवी यानी 2 मतलब 2 हैवी और 2 लाइट चेन होती है, इसलिए इसको H2L2 स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। अब ये इसका स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है, आप देख पाएंगे ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, वाई के समान। जैसे कि वाई होती है अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में हम बात करें जिस प्रकार से वाई का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का होता है। इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 4 चेन होती हैं, 2 हैवी 2 लाइट। हैवी चेन क्या होंगी? जो लंबी वाली आप देख पा रहे हैं ये पूरी नीचे तक, ये होंगी हैवी चेन और ये होगी लाइट चेन। 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है। वहीं अगर हम बात करें एंटीबॉडी जो होती है, उस एंटीबॉडी पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जिसको हम पैराटॉप कहते हैं। एंटीबॉडी के पास क्या होते हैं? 2 पैराटॉप होते हैं एक एंटीबॉडी के पास, एक इधर है और एक इधर है। वहीं अगर हम एपीटॉप की बात करेंगे, एपीटॉप का अर्थ होता है कि जो एंटीजन है उस एंटीजन के पास भी एक साइट होती है, जिस साइट से वो एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ता है। तो एंटीजन के पास जो साइट होती है उसको हम बोलते हैं एपीटॉप। तो एक एंटीबॉडी के पास 2 पैराटॉप होते हैं। पैराटॉप क्या है देख सकते हैं हम, एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है ये, और इसको पैराटॉप हम कहते हैं। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। और जो एंटीबॉडी होती है उसमें टोटल 16 सल्फाइड बॉन्ड या डाई सल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। सल्फर सल्फर के मध्य डबल बॉन्ड होता है, इसको डाई सल्फाइड, डाई फॉर, डाई का मीनिंग होता है 2, सल्फाइड फॉर सल्फर। एंटीबॉडी के पास होते हैं, हम देख पाएंगे कि वेरिएबल रीजन होता है और कांस्टेंट रीजन होता है। वेरिएबल का अर्थ होता है जो चेंज होता रहे, वेरिएबल परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। अब इसमें परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग होता है? वो परिवर्तन होता है उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग। कौन सा वायरस है उसके अनुसार ये जो साइट होती है वो चेंज हो जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल साइट। 2 वेरिएबल साइट होती है दोनों साइड। इसी प्रकार से ये जो साइट होती है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट का होता है ये परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि वेरिएबल साइट परिवर्तित होती रहती है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं एन टर्मिनस है और सी टर्मिनस है, एन और सी। और एन और सी का मतलब क्या होता है? एन टर्मिनस का अर्थ होता है, जैसे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की हम बात करें, NH2CH, और इधर हमारा होगा कोई भी ग्रुप होगा एक, और ये H। तो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो साइट होती है N फॉर जहाँ पर अमीनो ग्रुप है और C फॉर जहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये जो साइट होती है इसको एन टर्मिनस बोलेंगे, इसको सी टर्मिनस बोलेंगे। तो एन टर्मिनस से सी टर्मिनस की ओर क्या होते हैं? अमीनो एसिड जुड़ते हैं। अब इसमें हम जो बॉन्ड हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, उनकी संख्या को एक बार काउंट कर लेते हैं कि कितनी संख्या उनकी है। यहाँ पर एस बॉन्ड, एस एक बॉन्ड ये हुआ, तो 2 हो गए, 3 4 और एक 5 6 7 और 8, 8 तो ये हो गया हमारे पास, एक 9 और एक यहाँ होगा 10।
10 तो ये होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। 10 के बाद हम देखते हैं इधर 10 और 1 11, 12 13 14 15 और 16, तो टोटल कितने 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं किसमें, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में भाग लेते हैं उसको फॉर्म करने में, उसको बनाने में। तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर था, प्रतिरक्षी का स्ट्रक्चर था। यहाँ से हर परीक्षा में, चाहे परीक्षा नीट की हो, पैरामेडिकल की हो, मेडिकल की हो, नर्सिंग की हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं जिसमें बायोलॉजी आपसे पूछी जाती है। बायोलॉजी का ये टॉपिक इम्यूनोलॉजी, या हम कह सकते हैं कि डिजीज से संबंधित कोई टॉपिक होता है, वहां पर ये जो टॉपिक है वो आपसे पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के प्रकार की हम बात कर लेते हैं एक बार। एंटीबॉडी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी की हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एफसी, कांस्टेंट फ्रेगमेंट। कांस्टेंट का होता है जो रीजन हमारा कांस्टेंट होता है, उस खंड के अनुसार इनको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। तो एंटीबॉडी जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, इसको याद रख सकते हैं गैम्ड से, GAMED। ये इसका हम कह सकते हैं कि ट्रिक होती है, इससे आप इसको ध्यान रख पाएंगे। GAMED, गैम्ड। 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती है। IgG, IG का मतलब होता है इम्यूनो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये होता है एंटीबॉडी का मतलब। अब IgG, G फॉर गामा, ये क्या होती है, IgG मोस्ट अबंडेंट होती है क्रॉस प्लेसेंटा, यानी ये क्या कर सकती है, मोस्ट अबंडेंट होती है और प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। क्रॉस मतलब कि हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा को क्रॉस करके फिटस को क्या करती है, सुरक्षा प्रोवाइड करती है। इसके बाद आगे देखेंगे जो सेकंड टाइप है इसका, सेकंड टाइप की अगर हम बात करें, दूसरा प्रकार है IgA, ए फॉर अल्फा। ए फॉर अल्फा की हम बात करेंगे, सेकंड मोस्ट अबंडेंट, दूसरी मुख्यतः या मोस्ट अबंडेंट होती है और ये डाइमर फॉर्म में होती है। डाई का अर्थ होता है दो और मर का अर्थ होता है मॉलिक्यूल। तो डाइमर कैसे, एक वाई शेप स्ट्रक्चर ये है और दूसरा वाई शेप स्ट्रक्चर ये है, ये आपस में जुड़ते हैं और जिस पॉइंट पर या जिस चैन से जुड़ते हैं, जो चैन बनाते हैं उसको हम कहते हैं जे चैन के माध्यम से ये जुड़ते हैं दोनों। जो IgA होते हैं, IgA क्या होते हैं, डाइमर के रूप में होती है। अब ये डाइमर के रूप में है तो उसके पास पैराटॉप की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और 1 4 पैराटॉप इसके पास होंगे और ये कॉलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। कॉलेस्ट्रम की अगर हम बात करें, कॉलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है कि प्रसव के बाद, प्रसव या पार्चुरेशन के बाद, प्रसव या पार्चुरेशन के बाद, शिशु जन्म के बाद मदर अगले 6 मंथ तक शिशु को दुग्ध पान कराती है। शुरुआत के कुछ दिनों में मदर के स्तन से क्या होता है, येलो कलर का एक हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेटेड या गाढ़ा एक दुग्ध स्त्रावित होता है और उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। उस कोलेस्ट्रम में IgA, जो IgA एंटीबॉडी है उसकी मात्रा पाई जाती है। वो IgA क्या होती है, जो शिशु होता है वो शिशु को प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करती है, रोगों से उसकी सुरक्षा करती है। इसी के साथ अगला जो टाइप्स आता है, अगला टाइप है IgM, M फॉर म्यू। ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है और ये पेंटामर फॉर्म में होती है। पेंटामर, पेंटा फॉर 5। इसमें क्या होता है, 5 वाई शेप स्ट्रक्चर आपस में जुड़ते हैं। जैसे अभी हमने देखा था डबल थे ना, ऐसे करके 1 2 और 1 3 4 5, तो ये होता है पेंटामर फॉर्म। पेंटामर फॉर्म में क्या होती है, यहाँ पर आके जुड़ती है। इसीलिए इसके पास 10 पैराटॉप होते हैं। 10 पैराटॉप क्यों होते हैं इसके पास, क्योंकि देख सकते हैं एक के पास 2 पैराटॉप होते हैं, 1 और 1 2, तो 5 के पास हो जाएंगे 10। इसके बाद आता है अगली IgE। तो अगला जो IG है या एंटीबॉडी, वो IgE है। इसका काम क्या होता है, एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होती है, यानी किसी प्रकार की एलर्जी होने पर ये क्या करती है, रिएक्ट करती है, सुरक्षा प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगला है IgG,
डी, IgD, डी फॉर डेल्टा। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेल्टा जो होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड का अर्थ होता है मेम्ब्रेन से घिरी हुई। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी एंटीबॉडी मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मेम्ब्रेन से घिरी होती है। उसके बाद अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो इनके फंक्शंस में हम देख सकते हैं फंक्शन या कार्य। पहला कार्य होता है एग्लूटिनेशन, या हम कह सकते हैं ट्रैप करना या चिपकाना। ऑप्सोनाइजेशन का अर्थ होता है घेरा बनाना, यानी कि यहाँ पे कोई एंटीजन है, ये एंटीजन हम मानते हैं कोई वायरस है या सेल्फ एंटीजन भी हो सकता है, और इस एंटीजन को क्या किया जाता है, एंटीबॉडीज के द्वारा घेरा जाता है चारों तरफ से। उस क्रिया को हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। और फिर उसके बाद जो अगला कार्य है इसका वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन की हम बात करें, उदासीनीकरण, तो इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडी होती हैं वो एंटीजन को क्या करती हैं, उदासीन कर देती हैं। उदासीन मतलब उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है उसको नष्ट कर देती हैं, निष्क्रिय कर देती हैं। और इस प्रकार से क्या करती हैं, एंटीबॉडी हमें सुरक्षा प्रोवाइड करती हैं। तो आज की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और उसके प्रकार की बात हमने इसमें की थी। और यदि आप भी नीट, पैरामेडिकल या किसी भी अन्य एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स, टॉपिक्स पर लगातार जानकारी लाते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।